अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि जो एससीबीटी का बैच 12 के मैं वीडियोस देख रहा था, उसमें सिर्फ अभी तक जो मैंने निश रिसर्च तक वीडियोस देखी हैं ना, उनको मैंने अभी सम अप किया है ये कुछ पेजेस में। राइटिंग के लिए माजरत, मैं असल में वीडियो देख रही थी, ऐसे रफ़ नोट्स बनाए थे। अभी नीट करने का ना तो मेरे पास टाइम है और ना फ़िलहाल मेरे पास मूड है इसका। तो इसके अंदर से बताऊंगा। अच्छा, बेसिक, अब इसका जो वीडियो देख रहा है उसको बेसिक तो पता है कि बेसिकली ब्लॉगिंग है क्या, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगा ताकि इसको आगे थ्रू लेके चलें। बेसिकली जो ज़्यादा मेन की चीज़ें हैं ना, वो हैं कि निशेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं जो मैंने अभी तक सीखी, जो पहले मैंने भी वीडियोस में नहीं देखी होंगी, इवन पेड कोर्सेज में और डिफरेंट लोगों की पॉडकास्ट वगैरह में भी। और इस तरह की चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज था जो अभी तक मैंने वीडियोस देखी हैं अभी ये वाली ऐसी भी देखी। और निश रिसर्च करने के तरीके बहुत ज़्यादा मैंने इसमें एक्सप्लोर किए कि मतलब अब किस तरह इसको आगे निश रिसर्च प्रॉपर कर सकते हैं, कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, किस तरह एक चीज़ को पकड़ते हुए आपने किस तरह उसको डीप लेके जाना है, और कौन कौन से न्यू मेथड्स हैं जिनसे आप निशेस ढूंढ सकते हैं। तो बहुत सारे मुझे न्यू मेथड्स पता लगे, वो सब शेयर करूँगा इसके अंदर। तकरीबन मैंने मैक्सिमम हर चीज़ लिखी है इसके अंदर, बस राइटिंग थोड़ी सी गंदी, मैं वैसे बताऊँगा तो समझ आएगी हर चीज़ की। तो यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ मेन बात यही है कि एसईओ का ओवरव्यू था कि हम एसईओ मतलब बेसिकली है क्या, चीज़ों को ऊपर लेके आएंगे, वेबसाइट्स को रैंक करेंगे, ठीक है, और निश रिसर्च करेंगे, उसका डोमेन लेंगे, सर्च वॉल्यूम उसका चेक करेंगे। अगर किसी को एसईओ ग्लॉसरी पढ़नी है गूगल से पढ़ सकता है इसको, इस टर्म को गूगल करेगा, ये डीप जिसने गूगल को पढ़ने के लिए, उस बंदे के लिए सिर्फ गूगल करे और वहाँ पे उसको एक ब्लॉग फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से पढ़ता रहे, ठीक है। टूल्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, ठीक है, कीवर्ड क्या है। बेसिकली इन टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर सिर्फ एक क्वेरी होती है जो कि सर्च करते हैं, ठीक है। अब वो क्वेरी को क्वेश्चन भी हो सकता है, कुछ आंसर भी हो सकता है, और कोई सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब नीश रिसर्च, नीश टॉपिक को वेबसाइट, नीश पे हम वेबसाइट बनाएंगे, जैसे कि एक क्रिकेट एक कीवर्ड है, देन उसके ऊपर एक हमारी वो नीश सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि कितने टाइम वो गूगल के अंदर सर्च हुआ है। सर्च इंजन कौन कौन से, गूगल है, बिंग है, एंडेक्स है, बिंडू है। ये एंडेक्स और बिंडू मोस्टली चाइना और जापानीज वगैरह के लिए हैं, बिंग हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो आता है, गूगल ही ज़्यादा चल रहा होता है। बाकी सर्च इंजन और भी हैं, जैसे डक है, टॉर है, वो डिफरेंट फिट इस तरह। अच्छा, अब बेसिकली कीवर्ड क्या है, कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। बेसिकली ये डिसाइड ऐसे करेंगे कि हमारे पास ना 12 महीने हैं, ठीक है जी, 1 से लेकर 6 तक। अगर एक सर्च जो है ना, मिसाल के तौर पे पहले महीने के अंदर भी 10,000 सर्च हुई, दूसरे महीने के अंदर भी 10,000 सर्च हुई, और 12 महीनों के अंदर 10,000 सर्च हो रही है ना, तो जो टोटल सर्चेज होंगी उनको हम 12 पे डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास मीन निकलेगा ना, वो हमारा सर्च वॉल्यूम होगा। अब मिसाल के तौर पे 1,20,000 दफ़ा सिर्फ पहले महीने के अंदर सर्च हुई और आगे वाले महीनों के अंदर सर्च नहीं हुई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा सर्च वॉल्यूम होगा उस कीवर्ड के लिए, ठीक है। अब एक महीने में सर्च हुई, ये सीजनल कीवर्ड भी हो सकता है, ये इवेंट का कीवर्ड भी हो सकता है। अगर थ्रू आउट द ईयर वो कीवर्ड सर्च हो रहा है तो इट मीन्स कि वो एवरग्रीन है, ठीक है। तो ये इस तरह हम सर्च वॉल्यूम डिसाइड करेंगे। तो अब ये जो है ना, सर्च वॉल्यूम का कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि इतना होगा तो आप उसके ऊपर काम करेंगे। ये हर नीश में, हर टॉपिक में, हर चीज़ में डिपेंड करेगा। किसी के अंदर अगर ये 500 है तो भी ये आपको $100 पर मंथ के कमा के दे सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं के अंदर ये 50,000 है तो हो सकता है कि वो भी आपको $100 ही कमा के दे, ठीक है। डिपेंड करेगा उस प्रोडक्ट कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। उसके ऊपर कितने इन्वेस्टर्स हैं, या वो चीज़, या मिसाल के तौर पर सिर्फ वो $2 की चीज़ है, अगर एफिलिएट कर रहे हैं तो वो पैसे भी उतने कमा के देगा। अब यहाँ पर 500 है और वो चीज़ $100 की है तो वो $100 पे कमा के दे सकता है, हमें उसका कमीशन मिलेगा उतना। $2 में कितना कमीशन मिलेगा, पॉइंट सेंट्स में मिलेगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, वीडियो कट हो गई थी, मैं दोबारा स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता, वो यहीं पे था आसपास में कहीं। तो अब वो इतने कमा के देगा, ठीक है। उसके बाद में गूगल में हम उसका ट्रेंड भी चेक करेंगे, गूगल ट्रेंड में सर्च करेंगे, कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी देखेंगे। अच्छा, कीवर्ड डिफ़िकल्टी के अंदर भी ना मैनिपुलेशन आ जाती है। वो इस वजह से आ जाती है कि ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी कोई गूगल का अपना कोई टूल नहीं है, ठीक है। अपना कोई एक सेट क्राइटेरिया नहीं है कि इस डोमेन को मैंने इतनी डिफ़िकल्टी देनी है, ठीक है।
इस कीवर्ड को मैंने इतनी डिफ़िकल्टी देनी है और इस डोमेन को मैंने इतना डीआर देना है। ये बेसिकली अब सेट कैसे होता है, मिसाल के तौर पे हमारा एक कीवर्ड है, अब ये पेन है मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब इस बॉल पॉइंट को अगर कोई ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं कर रहे ना, तो इसकी डिफ़िकल्टी लो है। अगर इसको ज़्यादा लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया और वो लो अथॉरिटी साइट्स हैं, तो इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी लो ही रहेगी, ठीक है। अगर इसको किसी बड़ी साइट ने डिस्कस करना शुरू कर दिया तो इसकी डिफ़िकल्टी जो है ज़्यादा हो जाएगी। जिसमें जैसे कि अब CNN, BBC बॉल पॉइंट को डिस्कस कर देता है, तो अब मैं उसका डिफ़िकल्टी देखूँगा ना, तो वो क्या कहते हैं, डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर किसी माइक्रो निश ने इसे टारगेट ही नहीं किया हुआ और टूल मुझे बोल रहा है कि इसकी डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि मैं वहाँ पे रैंक कर सकता हूँ, क्योंकि उसको सिर्फ बड़ी साइट ने डिस्कस किया, उसको छोटी साइट ने डिस्कस ही नहीं किया। और अगर कोई माइक्रो निश के अंदर आ रहा है तो उसे बीट कर सकते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी को इस तरह हम लेके चलेंगे। हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी, सर्च वॉल्यूम, डीआर, डीए, हर चीज़ जो है हमारी नीश के लिहाज से वेरी करेगी। हमारा कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होगा कि इतनी होगी तो हम इस पे काम करेंगे, इस पे नहीं करेंगे जी। अभी तक जो मैंने सीखा ना, उसके अंदर आप टूल से सिर्फ आइडिया लेंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग से उसको टैकल करते हुए अपनी जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उसके ऊपर करेंगे, क्योंकि ऐसी सारी स्ट्रेटजी के ऊपर है। सिर्फ टूल्स के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे, टूल्स हमें बहुत, हर टूल अपनी इन्फॉर्मेशन देगा तो हम कैसे उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं, ठीक है। बस ये कि इंटेंट का वैसे ही था कि अच्छा, उसमें एक लाइन ये भी थी कि हर नीश जो है ना उसका एक कीवर्ड होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर कोई शाहिद अफरीदी के बारे में सर्च कर रहे हैं ना, तो अगर उसकी एज है तो ये एक कीवर्ड है, ठीक है। ये एक नीश थी, ये उसका एक कीवर्ड था, लेकिन हर कीवर्ड जो है ना एक नीश, अच्छा हर नीश का एक क्या लिखा था मैंने, हर नीश का एक कीवर्ड होता है, हर कीवर्ड, हाँ, हर कीवर्ड एक नीश हो सकता है, लेकिन हर नीश का सिर्फ एक कीवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये कि अब जो शाहिद अफरीदी की अगर हमने साइट बनाई है ना, तो उसके अंदर हम उसकी एज भी डिस्कस करेंगे, उसकी कास्ट भी डिस्कस करेंगे, उसकी मंथली इनकम भी सर्च, अब डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए सिर्फ एक नीश के अंदर। लेकिन यहाँ पे सेम बात है ना कि हर कीवर्ड एक नीश हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर नीश का सिर्फ एक कीवर्ड नहीं हो सकता, मतलब एक नीश में ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे। और अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसके बाद है कि स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, ठीक है। ब्लॉगिंग करनी है, बताया ना, ब्लॉगिंग तो हम कर रहे हैं ना, सिर्फ हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसको हमने सिर्फ, इसमें हमने अर्निंग का नहीं सोचना, ठीक है। हमने क्या करना है कि सिर्फ हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसको हमें रैंक करना है किसी एक पॉइंट पे, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ताकि हमें पता लगे कि जो हमने चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो किस तरह थ्रू आउट आके चल रही हैं। अगर हमारी यहाँ पे अगर हमने नीश ही सही नहीं पकड़ी ना हमने अपनी रिसर्च से, तो वो काम ख़राब है। अगर हमने हाई कंपटीशन नीश पकड़ लिया है ना और उसके हमें कीवर्ड्स भी ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो नीश हमारी 70% मैटर करेगी, क्योंकि यही हमें मेन अर्निंग जो होगी ना वो यहीं से ही होगी, ठीक है। कीवर्ड्स आपने अगर कोई नीश हल्की पकड़ ली और उसमें कीवर्ड आपने 100 टारगेट करने पड़ेंगे, और वहीं आपने कोई नीश अच्छी पकड़ ली उसमें आप 10 कीवर्ड्स भी टारगेट करके अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वही है कि एक सर्च की इंटेंट होती है, एक यूज़र की इंटेंट होती है। यूज़र की इंटेंट क्या है कि अब मिसाल के तौर पे इसको ऐसे में, ये मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफ्रीका। अब ये मैंने अगर गूगल में सर्च किया ना, तो गूगल को लग रहा है कि ये कोई राइवलरी का ना कीवर्ड है, मतलब जैसे मैच वगैरह का शो कर सकता है, ठीक है, जिसके अंदर वो कंपैरिजन करेगा, तो वो एक मैच का बॉक्स दिखा देता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के, साउथ अमेरिका सॉरी अफ्रीका के दरमियान में जो मैच हो रहा होगा ना, उसका उसने मैच बॉक्स दिखा दिया। गूगल को ये लगा कि ये मैच के बारे में सर्च कर रहा है। अभी मैंने उसी कीवर्ड को किया, ये मेरा यूज़र का इंटेंट था, ये सर्च का इंटेंट था। अब यूज़र के इंटेंट ने क्या किया कि साउथ अमेरिका वर्सेस अफ्रीका मैच लिख दिया, ठीक है, लाइव मैच, ठीक है। अब क्या करेगा, वो स्ट्रीमिंग वीडियोस को शो करेगा, ठीक है। अब उसके अंदर क्या आ जाएंगी, यूट्यूब की वीडियो भी आ सकती है, कोई क्रिक इन्फो जो वेबसाइट है उसका स्ट्रीमिंग भी आ सकता है, या आपको अगर कोई और स्ट्रीमिंग कर रहा है उसकी वीडियो भी टॉप पे शो हो सकती है, कोई भी क्रिकेट की साइट है, ठीक है। उसके बाद में है इंटेंट को अब हम रीडिफाइन करेंगे। इंटेंट होता किसने किस्म का, वो जो 3 किस्म के पढ़े हुए हैं ना, कि इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रांजैक्शनल होते हैं और कमर्शियल होते हैं, उसको भूल जाओ, ठीक है। वो सिर्फ एक बेसिक क्राइटेरिया है कि इतने किस्म के होते हैं, लेकिन यहाँ पर सर ने बिल्कुल डिफरेंट बताए थे, क्या थे।
एक होता है इंफॉर्मेशनल नॉलेज बेस्ड इंटेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ किसी भी किस्म का नॉलेज चाहिए, जैसे कि हाउ टू बॉयल एग, हाउ टू प्ले क्रिकेट, ठीक हो गया। जैसे कि ऑक्सफोर्ड के एडमिशन कब ओपन होंगे, 9th क्लास का रिजल्ट कब आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये टूल बेस्ड नहीं है, ट्रांजेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है, जैसे कि इन दोनों को आप आपस में ना थोड़ा सा रिलेट कर लें कि जैसे चैट जीपीटी नया नहीं आया, मिसाल के तौर पे कोई भी एआई टूल नया आया और ट्रेंडिंग में आया और उसको जो पहले कवर कर लेगा ना, उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि गूगल उसको अथॉरिटी बना के देन आगे उसको जो है ना लेके चलेगा कि इसने पहले किया था, इसको आगे रैंकिंग पहले देनी चाहिए, ठीक है। इसी वजह से लोग 2023 के अंदर भी ना 2024 के आर्टिकल्स पहले लिख देते हैं। जैसे कि अगर हम सर्च करेंगे ना आईफोन 2025 में कौन सा लॉन्च होगा, तो बहुत सबने अभी से लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में डाउनलोडेबल निशेस भी होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या करेंगे हम एपीके वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह पीसी के लैपटॉप के किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ई कॉम बेस्ड निशेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या करते हैं जी, बाय चीप प्राइजेस, हम उसके अंदर कीवर्ड्स आएंगे, मतलब बाय करना है हमने चीपेस्ट, तो कीवर्ड जिसमें आएगा वो एक ई कॉमर्स बेस का हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद में एफिलिएट के अंदर टॉप आ जाता है, मतलब टॉप बेस्ट गेमिंग शेयर्स, ठीक है, टॉप बेस्ट बॉल पॉइंट्स, टॉप डायरीज, ठीक है, लाइक समथिंग। उसके बाद में वर्सेस का, जैसे बॉल पॉइंट वर्सेस पॉइंटर, ये वर्सेस का। उसके बाद में कंपैरिजन आ सकता है, बेटर आ सकता है, कौन सा बेटर है, रिव्यू आ सकता है, ठीक है। अब अच्छा, उसके बाद में ये था सोनी टीवी प्राइस इन पाकिस्तान। अच्छा, अब ये वाला जो है ना, इसको आना तो इसके अंदर चाहिए ना, वैसे इस सोनी टीवी प्राइस इन पाकिस्तान ई कॉमर्स बेस्ड भी आ सकता है ये, लेकिन नहीं, इन पाकिस्तान प्राइस उसको जाननी है पाकिस्तान, इट मीन्स कि ये नॉलेज भी इसके अंदर आएगा, उसके अंदर हम उसको प्राइस बताएंगे। हाँ, हम उसके अंदर उसको ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, एफिलिएट कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन जो इसकी जो इंटेंट है, जो इसका जो यूज़र के लिए है, वो इंटेंट जानना चाह रहा है, वो नॉलेज बेस के अंदर आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद में कुछ होते हैं सर्विस बेस, जैसे कि एचयू सर्विस इन लाहौर, प्लम्बर सर्विस इन मियामी, ठीक है। उसके बाद में लोकल बिजनेसेस होते हैं, जिसके अंदर नियर मी का प्लगइन मोस्टली आ रहा होता है, और वो फिजिकल बिजनेस भी होते हैं। जो लोकल बिजनेस होते हैं ना, वो फिजिकल बिजनेस भी होंगे, जो कि आप अपने सिर्फ एक स्पेसिफिक सिटी के अंदर टारगेट करेंगे। उसके बाद आते हैं टूल बेस के अंदर कोई भी आपका टूल आ सकता है, इंच टू कन्वर्टर भी आ सकता है, पीडीएफ टू डॉक कन्वर्टर भी आ सकता है, टीसीएस ट्रैकिंग आ गया, बैकग्राउंड रिमूवर आ गया। उसके बाद में हर किस्म का टूल होता है, लाइक जैसे कि वो छोटे होते अक्सर गेम भी खेलते थे, दो नाम लिखते थे उसके दरम्यान में, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, कोई एक नाम लिख दिया, उसको यहाँ वाले से काट दिया, उसका 1 1 लिख दिया, यहाँ को यहाँ से काट दिया, सेम करके 2 2 लिख दिया, देन प्लस करके 89 स्कोर आ गया। तो इस तरह के टूल्स भी होते हैं, ठीक है। रैंडम नेम जनरेटर टूल हो गया, इस तरह करके टूल्स वेब निश्चित भी होती है। उसके बाद में इवेंट बेस, जैसे पीएसएल आएगा, उसके बाद में आईफोन लॉन्च होने वाला है, वो आएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे सीएसएस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसका रिज़ल्ट हो सकता है, पीएमडीसी कोई विज़िट कर रही है, तो उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में जैसे कि अभी कोई दराज की 11/11 सेल आने वाली है, ठीक है, तो वो भी इवेंट बेस के अंदर आएगी, जो लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि जो साल में 1 2 महीने के लिए एकदम से बूम आएगा ना, वो इवेंट बेस है, ठीक है। और उसके लिए आपको तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी, आपको टॉपिकल अथॉरिटी बनानी पड़ती है। अभी आगे भी मैं बताऊंगा, उसके अंदर सिर्फ सीन ये होता है कि आपको रैंकिंग उस मंथ में आती है, क्योंकि उससे आगे पीछे सर्च नहीं होगा, सारी सी बात है, पीएसएल के दिनों में सर्च होगा, या उससे पहले सर्च होना शुरू हो जाएगा, 2 3 महीने पहले उसमें से आपको इंप्रेशन क्लिक्स आना शुरू हो जाते हैं। पीएसएल आने वाला है, जाहिर सी बात है, पीएसएल में कौन सी क्रिकेट टीम्स हैं, उनके नाम क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक टिप ये भी है, जो इवेंट बेस में काम करना चाहते हैं, इवेंट बेस में ना अच्छा ड्रामाज भी आते हैं, ड्रामाज में इंटेंस इसमें क्या होगा, ये आगे एक प्रॉपर नीश है जो ड्रामाज वाली है ना, मूवीज़ में स्पॉइलर क्या होगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि अब मिसाल के तौर पे एक जैसे बिग बॉस है, बिग बॉस के अंदर ये मैंने ना इंडियन यूट्यूबर्स का सुना था, उसके अंदर वो क्या कहता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे शोज़ होते हैं ना, मैं उससे पैसे बनाता हूँ, कैसे
कि अब मिसाल के तौर पे उसके अंदर 10 एक्टर्स को उन्होंने बुलाया। अब 9 एक्टर्स ऐसे थे जिनको सब जानते थे। मिसाल के तौर पे 9 क्रिकेटर्स ऐसे थे जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला हुआ था। अब एक क्रिकेटर उसमें ऐसा था बिग बॉस में मिसाल के तौर पे आया, जिसने कोई अंडर 19 का प्लेयर है जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते, तो लोग उसके बारे में गूगल सर्च करेंगे। जिनको जानता है वो तो ऑलरेडी टॉपिकल अथॉरिटी में बैठे हुए हैं ना। तो जो न्यू प्लेयर्स होंगे जिनको कोई भी नहीं जानता होगा ना, और जैसे न्यूज़ आपको पता लगी कि ये लोग हैं, उनके बारे में आप आर्टिकल लिखते हैं, उनकी कास्ट हर चीज़ सर्च करते हैं, उनकी हाइट, एज, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, ओल्ड पिक्चर्स, हर चीज़, उनका फेसबुक, इंस्टा, हर चीज़ लोग पुरानी स्क्रॉल करते हैं, तो उसकी हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो अच्छी मेन चीज़ मैंने बताई थी ना, वो ये थी कि लाइक आपको ना बिलीफ रखना पड़ेगा, आपका ना मतलब माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि पैसे बनते हैं, मतलब मोटिवेशन देते सर सिर्फ कि आपने जो है ना मिसाल के तौर पे जो गांव में एक लड़का बैठा हुआ है ना, उसको फ़िक्र है कि गूगल की हिट लगेगी, मेरी साइट हिट हो जाएगी। लेकिन जो बंदा एम्पायर फ्लिपर्स के ऊपर एम साइट फ्लिप करने के लिए बैठा हुआ या ख़रीदने के लिए बैठा हुआ है, एम्पायर फ्लिपर्स टॉप नॉच प्लेटफॉर्म में उससे ऊपर फ़िलहाल कोई नहीं है ब्लॉगिंग के लिए ना, जो 1.5-2 लाख का बिजनेस खरीद रहा है वहाँ पे, उसको फिक्र नहीं है कि गूगल की हिट लगेगी। लेकिन जो बंदा पाकिस्तान में किसी छोटी सी जगह पे बैठा हुआ है, उस बंदे को पता है कि यार मेरी साइट को हिट लग जाएगी, पता नहीं क्या बनेगा, ये होगा वो होगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ना आपको जब तक आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तब तक थोड़ा सा ना आप जो है ना मोटिवेट बड़ा जल्दी हो जाएंगे। एक आध साइड को हिट लगेगी तो देन जो है ना आप काम ख़राब हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद में वही वही मेन बात थी कि स्कोप ऑफ एसईओ है इसका, वही नीच रिसर्च आप अच्छी करेंगे देन वो हो जाएगा। उसके बाद में कुछ ये चीज़ें हैं जो कि थोड़ी टेक्निकल हैं, पर मैं कोशिश करूँगा कि मतलब सिंपल सिंपल जैसे सर ने बताया वैसे समझा दूँ। ये उनके लिए है जो थोड़ा डीप पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मतलब बेसिक इनका ऐसा ब्लॉगिंग से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस फील्ड को एसईओ को लेकर चलते हैं ना और टेक्निकल पार्ट को थोड़ा कवर करेंगे तो देन ये चीज़ आपके थोड़ा काम आएगी। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि पीटीसीएल है, जैज़ का अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं मोबाइल डाटा पे, तो वो जैसे टर्नर वाले जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका। यूआरएल क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, ये सबको पता है। डब्ल्यू क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे गूगल.com। और अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और बताता हूँ, जो आपकी मेन डोमेन के पीछे नाम आएगा ना, जैसे कि www.g.google.com, ठीक है, ये आपकी सब डोमेन है। ठीक है, ये सब डोमेन है, लेकिन अगर आपके .com के बाद हर वेबसाइट में नहीं, स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर google.com ट्रांसलेट आया, मिसाल के तौर पे ट्रांसलेट आया, और यहाँ पर क्या आया, मिसाल के तौर पे येंडेक्स आया, यहाँ पर मैप आया। ठीक है, अब सब डोमेन में भी आप एक अलग काम कर सकते हो, आप अलग वेबसाइट बनाओगे, सब कुछ अलग होगा, उसकी जीमेल सब कुछ अलग होगा। और जो .com के बाद स्लैश के बाद आपने ट्रांसलेटर लिखा, येंडेक्स आया, मैप आया, वह असूलन तो ये पेजेस ही बनते हैं। लेकिन अगर आप मल्टी साइट बनाते हो ना, एक ऑप्शन होता है जिसे आप अपने वर्डप्रेस में मल्टी साइट अनेबल कर सकते हैं, ठीक हो, तो फिर क्या होगा कि www.google.com ट्रांसलेटर पे एक न्यू साइट ओपन हो जाएगी, न्यू टूल ओपन हो जाएगा, न्यू सब कुछ ओपन होगा, उसका सब कुछ अलग होगा। ठीक है, अगर www.google.com यांडेक्स जब हम करेंगे तो उधर यांडेक्स पे एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ना कि पेज नहीं होगा, वो एक अपनी यांडेक्स एक अलग प्रॉपर उस, फिर यांडेक्स के अलग से 10 पेजेस हो सकते हैं, ठीक है, ट्रांसलेटर के अलग से 10 पेजेस हो सकते हैं। तो ये मल्टी साइट भी है और पीछे वाली सब डोमेन है, ठीक है, ये हर एक में अप्लाई नहीं होता, ये उसको एक अलग फीचर होता है, ये मैंने वैसे बताया आपको। ठीक है, उसके बाद में वेब ब्राउज़र कौन से हैं? गूगल है, डको डक जैसे पहले बताया था, बेडू है, यांडेक्स है, मैं वो बिंग का है, ठीक हो गया। उसके बाद में अच्छा, ये सारी चीज़ बताई थी। क्रोम प्रोफाइल जो है ना आप अपनी अलग से बना रहे हैं, जब भी आप मतलब जैसे काम स्टार्ट करें ना ब्लॉगिंग के लिए या कोई भी, तो हर नीच पे जैसे आप 10 नीचेस पे काम कर रहे हैं तो गूगल की 10 प्रोफाइल्स बना लें, ताकि आपके लिए ना सब कुछ मैसअप ना हो, हर चीज़ अलग अलग के अंदर है। ठीक है, आपकी एक प्रोफाइल हो, उसके अंदर आपके एक्सटेंशन की एक बुकमार्क बनी हो, आपकी पिक्चर्स की हो, आपके रिसोर्स फाइल की एक हो, आपके डॉक की फाइल हो, आपके वो आप तो आप अलग से वर्किंग स्पेस अपनी अलग रखें। ठीक है, उसके बाद में वेब पेज होता है, अब वेबसाइट होती है, वेबसाइट के अंदर 10 पेजेस हो सकते हैं, लेकिन वेब पेज के अंदर आगे 10 पेजेस नहीं हो सकते, वो एक अलग पेज होगा। तो एक पेज जो है ना, जैसे ये पेज है, जैसे डायरी के अंदर तो 100 पेज हो सकते हैं, लेकिन एक पेज में 100 डायरीज नहीं हो सकती है ना। तो ये सेम वो सीन। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस सबको यूनिक होता है, ठीक है,
और ये जैसे कि 256.198 या 192.1 इस तरह करके जो भी होगा वो आपका एक आईपी एड्रेस होगा। ठीक हो गया। देखो उसके बाद में अब ये इंटरनेट के ऊपर जो हम सर्च करते हैं या जो भी है वो हमें प्रेजेंट कैसे होता है और उनके बैकएंड पे कैसे काम होता है। यूज़र ने ब्राउज़ किया वेबसाइट को, ठीक है, हमने मिसाल के तौर पे नाम लिखा था google.com। अब वो वर्क कैसे करेगा, यूआरएल जाएगा, रिक्वेस्ट भेजेगा डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर का तो वो मैं आगे पे बताता हूँ, ठीक है। और सर्वर क्या करेगा, डीएनएस सर्वर जो है ये सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। और देन हमारे लिए वेबसाइट शो होगी। समटाइम क्या होता है कि हमारे एरर्स शो होते हैं डिफरेंट किस्म के, जैसे 404 का एरर, ठीक है, 501 का एरर, 301 का रीडायरेक्ट का, या समथिंग जो भी एरर्स शो होते हैं ना वो हमें इस पॉइंट पे सर्वर पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। डीएनएस सर्वर क्या होता है, डीएनएस सर्वर हर डोमेन का ना एक डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं। जैसे कि अगर होस्टिंग है, होस्टिंग अपनी देती है ns1.hosting.com, hosting.com, ठीक हो गया। अब साइड ग्राउंड के डिफरेंट होंगे, होस्टर वाला के डिफरेंट होंगे, ठीक है, हर एक का अलग अलग होता है। ये बेसिकली बैकएंड की बातें हैं, लेकिन सर ने हमें वैसे बताई थी कि ताकि जो लोग एडवांस में भी काम करते हैं तो वो चीज़ें उनको बेसिक पता था कि उनको आगे भी सीखना आसानी। डीएनएस क्या होता है, एक डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है। और इस टाइम पे सबसे जो बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है वो क्लाउडफ्लेयर है, ठीक है। हम इंटीग्रेट करते हैं अक्सर लोग वेबसाइट पे इसको भी, ठीक है। उसके बाद में सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, ठीक है, वो वेबसाइट को पहले क्रॉल करेगा, बॉट आएगा, इंडेक्सिंग होगी, स्टोरिंग होगी वेब पेज की, देन हमें रैंकिंग मिलेगी। ये बेसिक बातें होगी। अब बारी आती है निश रिसर्च की जो मेन है, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही बताया हुआ था कि आपके पास एक जो है ना फ्लिपा एक मतलब वहाँ पर एसिड सेल होते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सास प्रोडक्ट, ये भी आपका एक एसिड है, ठीक है। तो इसको आप मतलब सेल कर सकते हो। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्रोम एक्सटेंशन। अच्छा, निश के ऊपर आते हैं। निश के अंदर मैक्रो थी, माइक्रो और नैनो। मैक्रो क्या है, स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक हो गया। माइक्रो क्या है, फीफा वर्ल्ड कप 2027, ठीक है, पीएसएल 2023। नैनो क्या है, फ्रांस वर्ल्ड कप 2027, मतलब एक स्पेसिफिक कंट्री का हो गया। जैसे कि क्लॉथिंग एक मैक्रो साइट होगी, मेन के अगर कपड़े बेच रहे हैं तो वो क्या होगी, माइक्रो होगी। अगर आप सिर्फ टी शर्ट्स पे काम कर रहे हैं या सिर्फ पैंट्स पे काम कर रहे हैं तो वो नैनो होगी, ठीक है। तो इस तरह करके डिवीजन होगी। उसके बाद में हम एक नीश में देखेंगे क्या क्या नीश है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, सीजनेबिलिटी है, एवरग्रीन है, कीवर्ड जो है वो कैसे है, उनका सर्च वॉल्यूम कैसा है, प्रॉफिट कितना देगी। लेकिन पहले प्रोजेक्ट में हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे, ठीक है। सीजनल है या नहीं है, एवरग्रीन है या नहीं है, वॉल्यूम उसका कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी का, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जैसे कि ब्लैंकेट इन कराची, अब महीने कराची में 2 महीने सर्दी पड़ रही है तो उसका तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्च वॉल्यूम ही कम होगा। तो सीजनली हुई ना वो, तो अब सारा साल तो सर्दी नहीं पड़ेगी ना कराची में। गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसका मतलब एसी वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। अब मौसम ठंडा हो गया तो उसमें और चीज़ बिकेगी। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में सर्प एनालिसिस करेंगे और अपना कंपटीशन एनालिसिस करेंगे। सर्प एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने कीवर्ड लिखा और देन सर्प को देखा कि सर्प कैसा बिहेव कर रहा है। जैसे कि हमने जो है ना पीछे एक कीवर्ड देखा था यहाँ पर, जिसके अंदर हमने साउथ अमेरिका वर्सेस अफ्रीका लिखा था, तो सर्प ने हमें पहले दिखाया मैच बॉक्स, ठीक है। उसके बाद में नीचे, अच्छा इसमें ब्लॉग्स भी हो सकते हैं कि हो सकता है रिसेंटली कोई साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोई वॉर हुई हो तो वो भी आ रही हो, ठीक है। तो ये है कि आपने जो इंटेंट लिखी उस पर सर्प ने कैसा बिहेव किया। तो ये है आपका सर्प एनालिसिस, ठीक है। उसने आपको क्या चीज़ें शो की, मिसाल के तौर पे आपने कीवर्ड लिखा, उसमें आपको सिर्फ ई कॉमर्स की साइट्स मिल रही हैं। इट मीन्स कि वहाँ पर अगर आप उसमें थोड़ा देखोगे, सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर क्या कहते हैं नॉलेज बेस आप साइट वहाँ पर रैंक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वो है ई कॉमर्स वाले बैठे हुए हैं। अगर कोई ई कॉमर्स वाले नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाले हैं, इट मीन्स कि उस कीवर्ड में इतना पोटेंशियल है कि वहाँ पर एक ई कॉमर्स साइट आ सकती है। सेम कीवर्ड्स पे होगी तो आएगी ना, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे चीज़ें बिकेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसके अंदर। उसके बाद में हम क्या, कंपेटिटिव एनालिसिस, मतलब कंपेटिटिव एनालिसिस के अंदर वही होगा कि मिसाल के तौर पे अगर एक आ रही है ना साइट ई कॉमर्स की, तो इसका मतलब हमारा कंपेरेटर ही एक है, लेकिन साइट्स अब वहाँ पे इंफॉर्मेशन की साइट मिसाल के तौर पर 99 डीए के साथ आ जाती है, ठीक है। लेकिन हमारा ई कॉमर्स का इंटेंट है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर हमारे लिए कंपटीशन सिर्फ एक बंदा ही है, दूसरे नंबर पे हम ही होंगे, ठीक हो गया।
उसके बाद में यूज़र इंटेंट ऑफ नीश कीवर्ड्स, वही केडी आपकी आ जाएगी। कॉपीराइट्स निशेस पे आप परहेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि अवॉइडेबल निशेस, जैसे कि आप अडल्ट साइट्स के ऊपर काम ना करें, और लोगों की जो डीएम्स जिन्होंने फ़ाइल किया हुआ है आप किसी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर ना करें, ठीक है। उसके बाद में जो एपी के ऊपर काम करते हैं तो उसमें जो उससे बचा जाए, तो ये वो सीन है उसके अंदर, ठीक है। जैसे गैम्बलिंग्स की साइट हैं, क्रिप्टो की साइट्स हैं, वाई एम निशेज़ हैं, उनके ऊपर काम ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है ना क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, तो वो अपनी एक अथॉरिटी और मोनोपोली बना के बैठे हुए होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे रैंकिंग मुश्किल आती है। ऑल्दो आप किसी हेल्थ की नीच में बहुत छोटी में टारगेट कर सकते हो, लोग करते हैं, अभी भी जिम के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन यह कि आपको वहाँ पर स्ट्रेटजी डिफरेंट अडॉप्ट करनी पड़ेगी, थोड़े अलग तरीके से आना पड़ेगा, कीवर्ड्स फिर आपके बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। ये चीज़ होती है, कंपटीशन टफ हो जाता है इसका मेरे टू दूसरी चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद में मैनुअल एनालिसिस करेंगे, टूल्स के साथ एनालिसिस करेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड सर्विस का, सैमरश का, एससी क्वेक और सिमिलर वेब, ये वाले जो जितने टूल्स हैं ना, ये सारे हमारे एट अ टाइम गूगल में इंस्टॉल होने चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होगा जी, हम ये सारे बेसिकली ये क्रोम एक्सटेंशन है, कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड सर्वर, सैमरश तो टूल है, चलो एससी क्वेक और सिमिलर वेब, ये सारे एक्सटेंशन होने चाहिए, ठीक है। वही एसईओ टूल ये हो गए। उसके बाद में क्या है जी, निश रिसर्च। अच्छा, निश रिसर्च के अंदर जो है ना, एक सिंगल वर्ड नहीं हो सकता कभी भी निश, जैसे मोटिवेशन, स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी, एक सिंगल वर्ड कभी भी निश नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या है जी, कीवर्ड वैसा यूज़ करेंगे ना, ठीक है। अच्छा, अब निश फाइंड कैसे करनी है आपने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे जी, अच्छा इसके बाद में वो बताते हैं सर्प एनालिसिस। अच्छा, आप साइट एज देख सकते हैं WHOIS.com पे, ठीक है। पेजेस साइट मैप से आप देख सकते हैं, सैमरस से भी देख सकते हैं, और आप डायरेक्ट साइट लिख के, डोमेन का नाम लिख के, .com लिख के भी उसके पेजेस आ जाएंगे, लेकिन अगर आप साइट मैप से देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट उसके पोस्ट पेजेस नज़र आएंगे, आप वहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं, पेजेस कितने हैं, पोस्ट पेजेस कितने हैं, ठीक हो गया। अगर आप ये वाला तरीका अडॉप्ट करेंगे ना, तो इसके अंदर कुछ ऐसे पेजेस भी आ सकते हैं जो कि रैंडम इंडेक्स होते हैं, जैसे कैटेगरीज भी आ जाती हैं, समटाइम्स ऑथर का भी पेज आ जाता है, या समटाइम कुछ ऐसे पेजेस भी आ जाते हैं जो कि हमने रैंक नहीं करवाने होते, समटाइम हमारी गलती की वजह से जो 404 पेजेस होते हैं तो वो भी आ जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आपको जो है सही से पेजेस नहीं पता लगेंगे वेबसाइट के। तो उसके बाद में डोमेन रेटिंग, रेफरिंग डोमेन्स, ये सब चीज़ें, कंट्री हम देख सकते हैं, ठीक है। और प्रीमियम पोजीशन क्या होती है, वही जो ज़ीरो की पोजीशन होती है, लाइक जो ज़ीरो फीचर स्निपेट जिससे बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है, तो उससे भी हम अंदाज़ा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये सारे बताया था, ये वैसे ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 30 और 40 को ही करेंगे, लेकिन मिनिमम आप इतना क्राइटेरिया रख लेंगे, 30 से नीचे नीचे मोज का डीए हो, ठीक है, और 40 से नीचे नीचे सैम ब्रश का हो, तो आप उस कीवर्ड को जो है ना सेलेक्ट करें। लेकिन बात वही है कि आप पहले जब तक मैनुअल एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा। पीएसएल जनवरी में अगर हम सर्च करेंगे, और अगर जून में होना है ना, तो जून के अंदर उसकी डिफ़िकल्टी ज़ीरो होगी, पीएसएल जैसे जून के अंदर आएगा उसकी डिफ़िकल्टी 50, 40, 70, 80 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि उसको टारगेट करना शुरू कर दिया लोगों ने, और वही इन द एंड जो है ना 2024 के साथ भी यही सीन होगा। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप लो डिफ़िकल्टी के अंदर उससे खेल सकते हैं उसके साथ, ठीक है। सर्प के अंदर अब आपने क्या देखना, जब भी नीश ढूंढनी है, ये वो आ गया, जो है ना डीए जो है ना 20 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। डोमेन ईयर लेस देन 1 होना चाहिए। साइट में आपसे आप उसके पेजेस देख सकते हैं, कोई 100 से कम हो, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 150 हो, 100 हो, ठीक है। आजकल जो दौर चल रहा है उसके अंदर डेली बेसिस पे 1, 2, 3 आर्टिकल पब्लिश हो रहे होते हैं, तो उस बेसिस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा पेज पोस्ट करना और देन ज़्यादा कीवर्ड्स को रैंक करना, ज़्यादा क्रॉलर आएगा, ज़्यादा इंडेक्स होंगे, तो ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में सर्प वॉलेटिलिटी कैसी है, ठीक है, टूल बेस्ड साइट्स अगर आ रही हैं, इंफॉर्मेशन की आ रही हैं, तो वो सब चीज़ें। अच्छा, उसके बाद में जो जिन निशी से अवॉइड करना था, वो गैम्बलिंग के हैं, अडल्ट हैं, हेल्थ है, वायलेशन है। अच्छा, योर मनी योर लाइफ। अच्छा, कॉपी ऐसे कुछ ड्रामास कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे मूवीज़ हैं, और कुछ स्ट्रीमिंग्स हैं, जैसे क्रिकेट की आप स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते है सच, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मैंने बताया ना, जैसे हेल्थ की निशीज़ के अंदर भी आप कुछ ना कुछ कीवर्ड ढूंढ सकते हैं जिसमें आप खेल सकते हैं, साइड रैंक करवा, तो फ्लिप पे साइड फ्लिप हो रही होती हैं, ठीक है। अब
स्ट्रीमिंग के अंदर भी सेम की सेम आ रही थी बात है। इवेंट ब्लॉगिंग में PSL आएगा तो लोग लाइव स्ट्रीम करके पैसे बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और यूट्यूब वीडियोज़ हैं जैसे डायरेक्ट नहीं, वो समथिंग क्रैक्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं नहीं, लेकिन एपी के अंदर हम करते ही हैं, तो ये वो सब है। अच्छा, इसके लिए आपको मोज प्रो चाहिए होगा एनालिसिस करने के लिए ना, और सैमरश भी यूज़ करते हैं। सबसे अच्छा तो HREF ही है, लेकिन बजट के लिहाज से आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा